वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं सहारनपुर की ओर। हमारे साथ वहां खास मेहमान हैं, संजय गर्ग जी हैं हमारे साथ, विधायक हैं, सहारनपुर के वरिष्ठ विधायक हैं, तेज तरार विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और आज उनसे जानेंगे सहारनपुर के क्या है हाल और विधायकी में उन्होंने कितना किया है काम और कितना है बाकी। संजय गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्कार संजय जी। जी संजय जी, क्योंकि आज तो डबल संजय हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के अंदर कोरोना को लेकर वर्तमान की स्थिति क्या है? नहीं, अभी तो हाल में चूंकि दूसरी लहर के बाद थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ है जी, परंतु निश्चित रूप से मैं जो प्रश्न आपने किया उसका जवाब देने से पहले जितने हमारे प्रियजन साथीजन जो कोरोना के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए उनके प्रति एक विनम्र भावांजलि अर्पित कर रहा हूं। जी, वास्तव में बहुत सारे लोग जो केवल लापरवाही की वजह से और मिसमैनेजमेंट की वजह से जिन्हें आज दुनिया को छोड़ना पड़ा, निश्चित रूप से उसके लिए हम बहुत ही अफसोस प्रकट करते हैं। जी, विश्व गुरु का रुतबा रखने वाला भारत उन्हें बचा ना सका, जो 21वीं सदी के आज के इस युग में निश्चित रूप से अगर सही फैसले लिए जाते तो न जाने कितनी जानों को हम बचा सकते थे। जी, पहली लहर से सबक ना लेकर दूसरी लहर से पहले अगर मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा हो और उसकी सुध तब आए जब सैकड़ों लोग शहीद हो जाएं, जी, तो निश्चित रूप से उस बात पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जी, ये बात पहले से पता थी कि जो वेंटिलेटर्स आने हैं उनके लिए टेक्नीशियन चाहिए, तो वेंटिलेटर्स को ना इंस्टॉल किया गया, ना ही प्रॉपर टेक्नीशियंस उसके लिए उपलब्ध कराए गए। और ये तमाम चीजें सरकार की नीयत पर निर्भर करती हैं। संजय जी, आपने सवाल पूछा, मैं अगर आप मुझे मौका दें तो मैं संक्षिप्त में आपको इस बात का जवाब आपसे चाहता हूं जी, कि किस तरह से कोरोना इस दुनिया में आया और किस तरह से भारत में प्रवेश किया। ये बीमारी कोविड-19 इस तरह की नहीं है जो मलिन बस्तियों से आई हो। ये बीमारी पैसे वाले लोगों के द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बंदरगाहों से दूसरे मुल्क से आने वाली बीमारी है। जी, और पहला मरीज इसमें 10 दिसंबर 2019 को आइडेंटिफाई हो गया था चाइना में, वुहान में, और उसे जीरो पेशेंट का नाम दिया गया जब पहली महिला वेई गुंजियान को आइडेंटिफाई किया गया। परंतु उसके परिवार के लोगों को आइसोलेटेड नहीं किया गया, परंतु दिसंबर से ही WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी थी। वो गाइडलाइन केंद्र में बैठे सरकार के लोगों को मालूम थी, परंतु उस गाइडलाइन के अनुरूप ना तो कार्रवाई की गई, ना लोगों को आगाह किया गया। आम जिंदगी के लिए लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे और कोरोना से बेफिक्र थे। और इसी बीच में पहला मरीज जो हिंदुस्तान में आइडेंटिफाई हुआ वो 30 जनवरी 2020 को हुआ। 30 जनवरी 2020 के बाद भी चेतने का काम सरकार के द्वारा नहीं हुआ, ना ही लोगों को आगाह किया गया, क्योंकि सरकार इस बात में मशगूल थी कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप साहब को आना है, अमेरिका के राष्ट्रपति को, और उनका हमें स्वागत करना है। मोटेरा के स्टेडियम में कई लाख लोगों के बीच में उनका स्वागत हुआ। बिल्कुल कई संजय हजार जी, जो आप के कह साथ रहे हैं वो वो यहाँ पर बिल्कुल, आए। वो बातें बहुत सारी चीजें हैं, सामने भी आई हैं, वो है भी। लेकिन जो स्थिति हमारे यहाँ रही है वैसी स्थिति अमेरिका में भी रही है, वैसी स्थिति इटली में भी रही है। तो जो स्थितियां थी वो सारी चीजें, वही मैं कह रहा हूं, अगर ट्रंप आ रहे थे तो क्या उनको नहीं पता था कि यहां से भी तो कोरोना वहां पे जा सकता है? तो ऐसी जो परिस्थितियां रही इस महामारी के बारे में, हम ये कहें जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, हम ये कहें कि ये पर्टिकुलर कोई एक जानबूझकर लाई गई बीमारी है, इस बीमारी के बारे में तो आज तक किसी को नहीं पता लगा, तो अब क्या पता लगेगा? और पहले क्या स्थितियां थी ये भी आपके सामने है। नहीं, मेरा केवल आगे ये है कि अगर नीयत साफ नहीं होगी, प्रायोरिटी क्या है? अगर आपकी प्रायोरिटी कोरोना को रोकना होती तो कोरोना इतनी नुकसान हिंदुस्तान में ना पहुंचा पाता, परंतु आपकी प्रायोरिटी उस समय भी कोरोना रोकना WHO की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना नहीं था। आपकी प्रायोरिटी दिल्ली का इलेक्शन था, आपकी प्रायोरिटी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत था, आपकी प्रायोरिटी मध्य प्रदेश की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाना था। पर इसमें एक दिक्कत और भी रही है, उस पर भी फिर बात होनी चाहिए कि पिछले इतने वर्षों से आप लगाइए कि लगभग आजादी को हमारे कितने वर्ष हो गए हैं, क्या कभी हमारे राजनेताओं ने, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जो जिस तरीके की हेल्थ सेवाएं, जिस तरीके के हॉस्पिटल, जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए थी, उसमें तो कमी रही है। और ये लगातार किसी एक सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते कि खाली अब बीजेपी है तो उस पर थोप देंगे। हर किसी की सरकार रही है और जो स्वास्थ्य सेवाएं देश की रही हैं
वो खुली अब है पोल उस चीज की। आप देखिए, ये कोई 5 साल का या 10 साल का नहीं है, ये तो शुरू से ही है। अब जाकर ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब हमें स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना है। एक महामारी ने हिला दिया है, ये भी माननी चाहिए। आपने जो बात कही, मैं उस बात का स्वीकार करता हूं। 70 साल के लोकतंत्र के इतिहास में अलग अलग समय अलग अलग प्रायोरिटीज रही, परंतु मेरा कहना है कि जब कोविड-19 आया, अमेरिका में जब लोग दहल रहे थे, उस समय जब 1000 अमेरिकन सिक्योरिटी के रूप में ट्रंप के साथ आए, तो ना तो उनका टेस्ट किया गया, ना उनका क्वारंटाइन किया गया। और मेरा अपना बेटा 2019 में अमेरिका से आया होली वाले रोज 10 मार्च को, कोई वहां पर टेस्टिंग नहीं थी, कोई वहां पर थर्मल स्कैनिंग नहीं थी, कोई क्वारंटाइन की सुविधा नहीं थी, और उसके बाद 17 मार्च को वापस गया। तो ये लापरवाही है। अगर ये क्वारंटाइन करने की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा, थर्मल स्कैनिंग की सुविधा अगर एयरपोर्ट पे पहले कर दी जाती, अगर इंटरनेशनल एयर फ्लाइट्स को चेक कर दिया जाता, तो शायद इतनी गंभीरता हिंदुस्तान में ना होती जितनी गंभीरता हुई है। आप ये देखिए कि इतनी गंभीर महामारी है, आप भी कह रहे हैं बहुत गंभीर है, लापरवाहियां हुई है। और आप लापरवाही की एक हद और देखिए कि बहुत सारे राजनेता ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर कितने भ्रम फैलाए गए, ये भी आपके सामने है, फिर इसे भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा, मैं कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं अटैक कर रहे, मैं कह रहा हूं जो आप आरोप, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप ये देखिए कि इतनी चूक होने के बाद भी, इतनी बड़ी महामारी, इतने लोगों के मरने के बाद भी, इतने लोग चले गए हमारे बीच से, उसके बाद भी वैक्सीन को लेकर जिससे बच सकते हैं उसे भी भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वो भी तो एक लापरवाही है। ये भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि संवेदनहीनता उच्च स्तर से दिख रही है। 6 करोड़ 30 लाख वैक्सीन आपने बाहर एक्सपोर्ट कर दी, और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के लिए। अपने मुल्क में आपके पास वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है, तब क्या आम आदमी इस बात के लिए सवाल करने का काम नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल करें। सवाल ये करें कि भाई वैक्सीन क्यों नहीं आ रही। सवाल ये रहना चाहिए संजय जी कि वैक्सीन क्यों नहीं आ रही। सवाल ये तो नहीं होना चाहिए ना कि वैक्सीन नहीं लगनी। मैं ये कह रहा हूं, वैक्सीन तो जो लोग लगाने वाले हैं उन्हें क्या वैक्सीन से सैचुरेट कर चुके? ये भी एजुकेशन का मामला केंद्र सरकार का था, परंतु सबके अलावा आपने 6 करोड़ 30 लाख वैक्सीन बाहर बेचकर अपनी पीठ थपथपाई कि हम तो दूसरे मुल्कों को वैक्सीन भेज रहे हैं, आपके अपने मुल्क में लगाने के लिए वैक्सीन नहीं। आपने 38,000 करोड़ रुपया उसके लिए अलग से सिंचित किया, परंतु सबके बावजूद जब तक सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं आया, तब तक आप ये नहीं बता सके कि 38,000 रुपया जो करोड़ रुपया जो आपने रखा था वैक्सीन के लिए, उसे आपने कहां इस्तेमाल किया? नहीं संजय जी, आप जो कह रहे हैं संजय जी, वो बात बिल्कुल है, लेकिन यहाँ ये भी कहिए कि वैक्सीन लगवानी जरूरी है। अगर नहीं आ रही उसकी आप बिल्कुल सवाल कीजिए कि वैक्सीन क्यों नहीं आ रही, लेकिन ये मत कहिए कि ये वैक्सीन जो है वो फलाने की वैक्सीन है, इस वैक्सीन से ये हो सकता है। इस तरीके की जो भ्रम है वो भी नहीं होने चाहिए, बात फिर उनकी भी होनी चाहिए। देखिए ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा 6 करोड़ 30 लाख वैक्सीन बाहर भेजने का है। ये भी बहुत बड़ा इशू है संजय जी, जान जा रही है, वैक्सीन ही ऐसी है जिससे शायद बच सकते हैं। जो कोरोना योद्धाओं तक को वैक्सीन नहीं लगी, और जिन कोरोना, और आपने तो ये तक कहा कि पीठ थपथपाकर कि हमने 2 वैक्सीन हमारे आशीर्वाद से डेवलप हो गई, जबकि एक वैक्सीन तो सीरम इंस्टीट्यूट में जो पूनादार ने लगाई थी, जो दूसरे मुल्कों में एस्ट्राजेनिका जो कोविशील्ड है, उसमें आपका क्या रोल है? आपने कितना पैसा उसमें फाइनेंस किया? दूसरी तरह इसी तरह से कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, केवल उस वैक्सीन की आप बात कर सकते हैं। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता। मेरा कहना यह है कि 6 करोड़ 30 लाख वैक्सीन बाहर भेजने की बजाय अगर स्थानीय लोगों को लगाने का काम किया जाता तो शायद हम इतने लोगों को से महरूम ना होते। संजय जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन जब मदद की बात होती है तो अभी जो स्थिति आई थी तो दूसरे देशों ने भी आपकी मदद की है। अगर इन चीजों में जाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। चलिए सहारनपुर की अगर हम बात करें, बिल्कुल संजय जी जिन्होंने अब मदद की वो जब अपने मुल्क को सैचुरेट कर चुके उसके बाद नहीं, सभी जगह हालत ऐसे ही है संजय जी। पूरे विश्व के अंदर जो हालत है कोरोना को लेकर वो सबके सामने, किसी से छुपे हुए नहीं है। उस पर क्या कुछ कहा जाए, ये तो महामारी ऐसी आई है जिसने सबको हिला दिया। ये जरूर है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो सवाल थे वो वास्तव में बड़े सवाल थे। 70% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, आपके जानकारी में होना चाहिए। अमेरिका में वैक्सीनेटेड 70% लोग हो चुके हैं, और उन्होंने अपने तो फिर आप अमेरिका की जनसंख्या और हमारे यहाँ की जनसंख्या पे भी बात कीजिए, फिर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है।
फिर इसके अंदर और नहीं, बहुत issue सारी है। चीजें आ जाएंगी तो संजय जी। नहीं तो उसमें भी 6 करोड़ 30 लाख बाहर भेजने की जरूरत नहीं थी देखिए ना अगर संजय जी। किसी भी चीज पे अगर आप जाएंगे, हम अमेरिका नहीं, की 6 बात करेंगे तो करोड़ फिर जनसंख्या की अच्छा, बात भी कीजिए। हम आप अगर आप इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि 6 करोड़ 30 लाख वैक्सीन बाहर भेज दी? नहीं, बिल्कुल अगर बाहर भेजी है तो आपके पास भी बहुत सारे लोगों ने कुछ सामान भेजे ही है ना। ये तो नहीं, एक खैर- आपस के लेन देन की खैर- स्थिति है। अगर आप नहीं, मदद नहीं, नहीं करोगे तो आप मदद की उम्मीद कैसे करोगे? ये भी मदद एक का सवाल नहीं, है। चलिए जी, मदद के बिल्कुल दूसरे संजय जी, हो सकते आपके हैं। आपके बहुत सारे और सवाल हैं मैं- और हो सकते हैं, होने भी चाहिए। अगर सवाल नहीं होंगे तो कैसे उनके जवाब आएंगे, कैसे उन पर बात होगी? अच्छा, अगर हम मैं बात एक करें बात संजय जी ये- आपके सहारनपुर की, अभी- क्योंकि जी मैं सहारनपुर की बात हाँ, करूं, बताएं। आपने स्मार्ट सिटी का स्वागत किया था, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर मिस मैनेजमेंट की स्थिति आई है। कैसे आप देखते हैं कि आखिर कमियां कहां हैं? जी नहीं, ये तो मैं नहीं देखता, बल्कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनी सेक्रेटरी है पूजा, जी पिछले दिनों उसी ने उजागर कर दिया कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी ये कंपनी सेक्रेटरी जो सहारनपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की है वो कह रही है। जी उसके अलावा मैं तो इतना जानता हूं, मैं जिधर भी शहर में चलता हूं जी। वहां मुझे सड़क और कीचड़ और ये धूल के गुब्बार दिखने का काम होता जी। है। वह यहाँ जो जल निगम के द्वारा जी। जीएसपी कंपनी को गाजियाबाद के एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया पूरे के पूरे सीवेज प्लांट के लिए। जी। उसने सीवेज का सिस्टम के लिए सड़कें उधेड़ दी और लगभग 18-19 किलोमीटर सड़कें उधार दी गई और सड़कों को बनाने का काम 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ और लोग उसमें धूल झांकते झांकते कोरोना के उसमें ब्रोंकाइटिस के और दमे के शिकार हो गए। पर इस बात के लिए कौन सवाल उठाने का काम करेगा? और जब इस बात की मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो मुझे यह पता चला कि जो ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट होना था सहारनपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड, जल निगम और जेएसपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में, वो अभी तक कमिश्नर साहब के द्वारा साइन ही नहीं हुआ। और कंपनी का कहना है कि 50 लाख रुपए का काम वो कर चुके हैं और उन्हें एक पैसा चुकता नहीं हुआ और उनके एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुए, तो हम काम करें क्यों? अब इस बात के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमने अभी परसों धरना दिया, वो चतरा पुल के निर्माण का था। तमाम विधानसभा में सवाल उठाने के बाद कि ये पुलों का चौड़ीकरण होना चाहिए, पाउदोई नदी के, खुमरान पुल का, दाल मंडी पुल का, सब्जी मंडी पुल का और चतरे पुल का। बड़ी मुश्किल में याचिका में नियम 51 में अलग अलग उसमें मैंने विधानसभा में सवाल उठाया, तब जाकर ये बात नगर विकास के द्वारा इंस्ट्रक्शन देकर ये पास हुआ और ले देकर किसी तरह से खुमरान पुल बना। और इस पुल के जब निर्माण की बात आई तो यूपीआरएनएन को इसका मेन एजेंसी बनाया गया। यूपीआरएनएन ने ठेका दे दिया आरडी कंस्ट्रक्शन कंपनी गाजियाबाद को, और आरडी कंस्ट्रक्शन कहती है कि मैं 25 लाख रुपए लगा चुका, परंतु मुझे एक भी पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। मैंने जब इसके विस्तार से बात जानकारी चाही तो पता चला कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं लग रही, और जब तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं लगेगी तब तक पेमेंट नहीं होगा। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब तक कि इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी को 2.5% उसकी फीस नहीं जाएगी तब तक वो रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो ये तो अनसुलझी पहलू है। ये जो बंदरबाट आपस में करने के चक्कर में पेमेंट रोक कर बैठ गए हैं, तो कौन किस तरह से काम करने की बात करेगा? घंटाघर से कचहरी का पुल, घंटाघर से रेलवे स्टेशन अब दोबारा से उधेड़ दिया। यानी 6 महीने पहले आपने अगर देखा होगा दोनों तरफ की नालियों को पक्का आरसीसी का नाला बनाया गया था। अब उस पक्के आरसीसी के नाले पे पक्के स्लैब डाले गए थे, अब उस नाले को भी काट कर मेन बड़े ह्यूम पाइप डाले जा रहे हैं। तो पहले ही ह्यूम पाइप डाल दिए जाते, स्मार्ट सिटी का तो पैसा उससे पहले आ चुका था। ये जो बातें निगम के अंदर हो रही हैं, ये आम इंसान इस बात का सवाल उठा रहा है और हमारे से पूछता है कि ये जो बंदरबाट कमीशन खोरी के चक्कर में हमारे बच्चों के और हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोरोना जैसे चक्कर में हम फेफड़ों से संक्रमित हो रहे हैं, हम ब्रोंकाइटिस के दमे के शिकार हो रहे हैं, धूल धक्का पूरे नगर में फैला पड़ा है, तो इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? और अंत में बार बार आयुक्त को और सरकार को लिखने के बाद अगर हमें धरने पे बैठना पड़े तो इस लोकतंत्र में हमारे पास और कोई दूसरा हथियार नहीं है। संजय जी संजय जी, अगर हम तो देखें, क्योंकि लगातार आप सक्रिय हैं, बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं और उठने भी चाहिए। अगर काम नहीं हो रहा है, रुके हुए कार्य हैं, तो उनको पूरा भी होना चाहिए। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि चलिए आप अपने यहाँ के, आप क्योंकि विधायक हैं तो आप तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उठाएंगे ही। आज हम देखें कोरोना को लेकर जिस तीसरी लहर की भी बात हो रही है, उसे लेकर कितने तैयार आपको सहारनपुर के अंदर जो अस्पताल लगते हैं? नहीं, हमें यह भी पता चला है कि जो सीएचसी है उसे ये तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है, हमने जब ये दूसरी लहर आई थी, लहर के आते ही जो होम आइसोलेटेड और जो ब्रोंकाइटिस और दमे के शिकार जो घर पर इलाज ले रहे थे, उन लोगों को सिलेंडर मिलना बंद हो गए थे।
मैंने तभी अपनी तरफ से ऑफर करी थी कि विधायक निधि का एक 200 ऑक्सीजन सिलेंडर का बैंक बनाया जाए जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के अंडर में हो, जिससे उन लोगों को सुविधा मिल सके, परंतु वो काम बार बार कहने के बावजूद नहीं किया गया। हमने उससे पहले भी संवेदनशीलता दिखाकर अपना 25 लाख रुपया पिछली विधायक निधि में देने का काम किया। पिछले साल विधायक निधि नहीं दी गई तो मैंने 1,25,000 रुपए कोरोना आपदा में अपनी तनख्वाह से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देकर दिया, और उसके अलावा 1/4 तनख्वाह 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमने देने की बात की। हमने जो 25 लाख रुपए दिया उसका कोई इस्तेमाल पहली लहर में आखिर में उन्होंने केवल 10 लाख रुपए ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर लेकर ये जो माननीय मुख्यमंत्री की योजना थी घर घर जाकर स्कैनिंग करने की और ट्रेसिंग करने की, जिनका इस्तेमाल उसमें किया गया और मुझे बताया भी नहीं गया। परंतु इस बार फिर हमने 200 सिलेंडर का बैंक को ऑफर की और अब तीसरी लहर से पहले एक ऑक्सीजन ऑक्सीनेटर हम लोग अस्पताल में दे रहे हैं। हमारा वो है, हम विधायक निधि से खरीद कर देंगे, जिससे कि ये पता चल रहा है कि बच्चों को ये ज्यादा इंपैक्ट करेगी। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट अब हमारा शुरू हो गया है मेडिकल कॉलेज में, और मैं यहाँ पर भी एक प्लांट नगर निगम के द्वारा हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है, और उस सब के अलावा पीएम केयर फंड से भी ऑक्सीजन प्लांट की बात आई है। आईटीसी भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, परंतु तब भी होम आइसोलेटेड और ज्यादा प्रेशर को देखते हुए हम इस बात की कोशिश में है कि यहाँ किस तरह से ऑक्सीजन जो ऑक्सीनेटर है उन्हें हम उपलब्ध करा सकें विधायक निधि में। उस बात में क्वालिटेटिव ऑक्सीनेटर उपलब्ध कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है सचेत होकर कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पूरी जनता पालन करे। अपना मास्क और 2 गज की दूरी ये निश्चित रूप से अगर हम रहें और हाथ धोकर रखें तो इस बीमारी से हम बचने का काम कर सकते हैं। और इस बार के लिए हमने A94 के 5,000 मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूट शहर में करने का काम किया है, और अभी भी लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं खासतौर से उनके साथ बहुत परेशानी है। सड़कें लॉकडाउन में खाली दिखती हैं, परंतु वो लोग जो सड़कों से बाहर जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, वो किस तरह से ठुसकर अपने घरों में बैठे हैं। उन्हें रात गुजारनी मुश्किल है। आप कल्पना नहीं कर सकते वो जब लॉकडाउन में किस तरह से अपने उन मलिन बस्तियों में अपना समय गुजारने का काम कर रहे हैं। परंतु सबके बावजूद हमारी कोशिश है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन के जरिए और ये तमाम चीजें उपलब्ध कराकर हम उन लोगों को सेफ लाइन में, सेफ सेक्टर में ले जा सकें। हम इस बात के लिए अलग अलग समय पे जागरूकता कार्यक्रम भी करने की कोशिश करते हैं। हमने सेवलॉन के सैनिटाइजर भी 5,000 N95 मास्क के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है, और हम ये समझते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी और तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं जो इसमें लगी हैं और कर रही हैं, वो तब भी ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, जब तक कि शासकीय स्तर पर, सरकार युद्ध स्तर पर इस काम को करने का काम ना करे। हमारी कोशिश है कि उन गरीब आदमियों तक पहुंचने की और उन्हें जागरूक करने की कि किस तरह से। निश्चित रूप से सहारनपुर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है। हमने कई बार इस बात की सवाल विधानसभा में उठाया कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। मेडिकल कॉलेज से केसेस रेफर हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से केसेस मेडिकल कॉलेज को रेफर होने चाहिए, पर प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो पाने के कारण, प्रॉपर मैन पावर ना हो पाने के कारण, प्रॉपर डॉक्टर्स की सुविधा ना हो पाने के कारण इस तरह से देखने को मिला कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज से उल्टे पेशेंट्स को रेफर करने का काम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को किया जा रहा है। और उसमें भी एक बहुत ही सीरियस मामला जो ब्लैक फंगस का आया है, उसके भी जो केसेस हैं वो यहाँ से मेरठ रेफर हो रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़। यहाँ पे उसकी सुविधा और दवा भी नहीं मिल पा रही है। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से भी हम लिखित में भी कह चुके हैं कि ये जो सुविधा है, इसकी जो दवाई है वो सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज को भी मिलनी चाहिए, जिससे यहाँ के पेशेंट को यहीं पर वो सुविधा मिल सके और उनका उपचार करने का काम किया जा सके। संजय जी, क्योंकि आप नगर विधायक भी हैं, सहारनपुर नगर के अंदर अभी कौन कौन सी, मैं कहूँगा, ऐसे कार्य हैं जो वास्तव में होने हैं और वो रुके पड़े हैं? देखिए, हमने संकल्प उठाया था जैसे ही हम विधानसभा में पहुंचे थे। मेरा पहले ही सत्र का संकल्प था सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना। सहारनपुर में विश्वविद्यालय बना, परंतु सबके बावजूद उसकी बिल्डिंग, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, हम 5 साल में भी उसका सत्र शुरू नहीं कर पाए। दूसरी बात, सहारनपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी सहारनपुर जिले का जो भूमिगत जल है वो डार्क जोन में चला गया है। हमारे जितने ब्लॉक्स हैं सब में क्रिटिकल जोन पे हम लोग खड़े हैं।
उसके बावजूद भी प्रशासकीय लापरवाही के कारण बहुत सारे जो हमारे जो सहारनपुर नगर निगम के सीमा के अंतर्गत जोहड़ थे, जो तालाब थे, उन्हें गैर जरूरी चीजों में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जबकि हिंचलाल तिवारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने और उसके बाद हाई कोर्ट ने यह निर्देशित कर रखा है कि भूमिगत जल के मद्देनजर किसी भी तालाब को दबा नहीं सकते। मुझे खुशी है कि इनसे पहले जो कमिश्नर थे त्रिपाठी जी, उन्होंने हमारे हसनपुर चुंगी के बाईं तरफ वाला तालाब और वहां पर अपना परिसर बनाने का पत्थर लगा दिया था, गलत तथ्यों के आधार पर उसे मंजूर करा लिया था और उसके आधार पर पैसा ले आए थे। मैंने बहुत बात की डीएम से तत्कालीन और नगर आयुक्त से, सबने जब हाथ खड़े कर दिए तो मुझे मजबूरी में विधानसभा में इस बात को उठाना पड़ा और तब जाकर ये मजबूर हुए और तब कमिश्नर आवास यहाँ से अन्य स्तर पर कांकरकुई के पास शिफ्ट हुआ और यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक नई वाटर बॉडी बनाने का काम हो रहा है। इसी तरह से सेक्टर 66 में कमेला कॉलोनी के पीछे एक इसी तरह का जोड़ है, जिस जोड़ को कूड़े के ढेर से ढांप दिया गया। जब कूड़ा पूरे शहर का इकट्ठा कर पहाड़ बन जाएगा तो उससे जो गैस डेवलप होगी वो ऑटिज्म की बीमारी बच्चों में पैदा करने का काम करती है, वो नीचे तक के पानी को थैलिक एसिड के जरिए खराब कर देती है। उसका भी सवाल हमने उठाया और वहां पर यह आश्वासन दिया गया कि हम तालाब की शेप इसे लौटाएंगे और कूड़े को हटाएंगे। मुझे अफसोस है उसके बावजूद भी कूड़ा अभी तक नहीं उठा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि नगर निगम के अधिकारी सचेत होकर उस कूड़े को वहां से हटाएं। नारकीय जीवन जीने का काम वहां के लोग इस स्थिति में कर रहे हैं। इस सब के अलावा जो एक फैसिलिटी वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के नाम पर जो यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई। और जो हमारे मेन जिससे सहारनपुर पहचाना जाता है, लगभग 1.5 लाख आर्टिजन्स हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में घरों में काम करते हैं, जिन्हें मास्क देकर उन्हें दमे की शिकार से हम बचा सकते हैं, जो छोटी छोटी लेथ में रोज कई से कई क्विंटल बुरादा जिनके पेट में और फेफड़ों में जाने का काम होता है। उस तरह की कोई सुविधा आर्टिजन्स को नहीं दी गई, ना ही सीधा मार्केट उन्हें उपलब्ध कराया गया और वो इस कोरोना के लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल मौत में उन्हें झोंक दिया गया और किसी तरह की सुविधा उन्हें देने का काम नहीं किया गया। ये तमाम चीजों के अलावा जो रेडी पटरी वाले हैं उन्हें किस तरह से सहयोग मिले और तमाम व्यापारी जो लॉकडाउन में हैं और हमारी इंडस्ट्रीज, लॉकडाउन पहली बार पिछले साल लोगों ने देखा था, अपनी जिंदगी में पहली बार लॉकडाउन को अनुभव किया और इस बार फिर 1 महीने का लॉकडाउन झेलने का काम हुआ। लॉकडाउन सरकार के द्वारा हुआ हो और फिर भी अगर मिनिमम और फिक्स चार्जेस इंडस्ट्रियलिस्ट से और अगर दुकानदारों से लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा होता है कि आप कितने संवेदनशील हैं। मैंने सरकार से भी इस बात की मांग की, विधानसभा में भी इस बात का सवाल उठाया। तमाम व्यापार मंडल इस बात के लिए आक्रोशित हैं कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो फिक्स चार्जेस और जो मिनिमम चार्जेस बिजली के बिल के हैं उन्हें माफ किया जाना चाहिए। बैंकों का मॉरेटोरियम वापस होना चाहिए। जो ऋण और लिमिट्स जो बैंकों से ले रखी हैं अपने अपने कार्यों को चलाने के लिए, उसका जब उद्योग या कारोबार नहीं हो रहा है तो उस समय का पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कम से कम माफ किया जाना चाहिए। और उस सब के अलावा जीएसटी में आपने जो बीमा राशि में व्यापारियों को दुर्घटना बीमा राशि में लगा रखा है, बीमा कर रखा है, उन बीमा कंपनियों पे दबाव बनाकर जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो अगर कोरोना की वजह से चले गए तो निश्चित रूप से उन्हें 10 लाख का मुआवजा सरकार बीमा कंपनियों को देने का काम करे। ये तमाम चीजें करने का काम ना करके केवल लीपापोती करने का काम जिस तरह से हुआ है, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता संजय है। जी, क्योंकि आप एक प्रखर प्रवक्ता भी हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उठा रहे हैं, उठानी भी चाहिए वर्तमान में, क्योंकि समय कम है और बहुत सारे और भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे। अगर हम कहें एक कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारी अपील है कि सभी लोग वैक्सीनेशन लगाएं। हमने भी दोनों वैक्सीन लगाने का काम यहाँ पर अपने आप में किया है और मेरे पूरे घर में दोनों समय वैक्सीन लगी है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ और लोगों को प्रेरित भी करता हूँ इस बात के लिए कि वो समय रहते अपने घरों में अपने शुभचिंतकों को और अपने परिजनों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार करें। जी चलिए संजय जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय गर्ग जी, जो विधायक हैं सहारनपुर के। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी कही, बहुत सारी बातें बताई सहारनपुर की, कुछ रुके हुए कार्यों के बारे में भी बताया। वो भी यही कह रहे हैं कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, कोरोना जैसी महामारी से अगर जीतना है तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।